हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बाय राहुल रॉय। आज की वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये फिजिक्स का चैप्टर है और ये जो चैप्टर है नई बुक के हिसाब से तो चैप्टर नंबर 8 है, लेकिन जो पुरानी बुक्स है उसके हिसाब से ये चैप्टर नंबर 9 है। और यही चैप्टर क्लास +1 का भी बेस है। तो जिन +1 क्लास वाले बच्चों का बेस क्लियर नहीं है तो वो भी ये चैप्टर यहाँ से देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें फोर्स। जैसे चैप्टर का नाम ही है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फोर्स। फोर्स क्या होता है? पुश और पुल चेंज द डायरेक्शन और पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। कहता है किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम धक्का देते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम खींचते हैं तो दोनों केस में हमें क्या लगानी पड़ती है? फोर्स। पुश करना या पुल करना, इससे क्या हो सकता है? या तो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है या ऑब्जेक्ट की पोजीशन, या दोनों ही चेंज हो सकती है। तो इसे क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। तो जो फोर्स होता है, जो फोर्स है वो बराबर है मास इंटू एक्सेलरेशन के। ये फार्मूला है फोर्स का। तो एसआई यूनिट की बात करते हैं तो मास की एसआई यूनिट है किलोग्राम, एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होगी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कंबाइनली क्या बोलते हैं? न्यूटन। और इसको डिनोट करते हैं एन से। जो ये न्यूटन है, जो यूनिट है, ये साइंटिस्ट के नाम पे बनी है क्योंकि न्यूटन जी ने ही इसकी डिस्कवरी की थी। वैसे ही आगे देखते हैं, फोर्स जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, या आपको मैं समझा देता हूँ। क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन है और फोर्स की ये एक मैग्नीट्यूड होता है और पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही लगती है और उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और दूसरा फार्मूले के हिसाब से एक्सेलरेशन है फोर्स में, तो फोर्स एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप बोलेंगे एक्सेलरेशन क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। वहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम पढ़ते हैं फोर्स क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब इस फार्मूले को अगर हमें फोर्स निकालना है तो एम और ए दिया होगा, मास और एक्सेलरेशन दी होगी। मास याद रखिएगा किलोग्राम में ही लेना है क्योंकि एसआई यूनिट मास की क्या है? किलोग्राम है। अगर ये ग्राम में दिया हुआ है तो इसे 1000 से डिवाइड करके हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। उसी तरीके से एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आगे इसी फॉर्मूले को और एक्सपेंड करते हैं या फिर यहाँ पे अलग अलग चीज़ें जो है वेरिएबल है उनको निकालने की कोशिश करते हैं। अगर हमें मास निकालने के लिए बोलेगा इसमें से, तो मास किसके बराबर होगा? एक्सेलरेशन यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो मास क्या हो गया? फोर्स ओवर एक्सेलरेशन। अगर मास निकालना होगा तो मास किस में निकलता है? किलोग्राम में, तो हमारे पास उस टाइम एसआई यूनिट होगी किलोग्राम। इसी तरीके से यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना होगा तो मास डिवाइड में चला जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स ओवर मास। और अगर एक्सेलरेशन निकालना होगा तो एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इनके न्यूमेरिकल्स के लिए मैं एक और सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो वो आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। यहाँ पे हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अब आगे आता है टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स के टाइप। सबसे पहला जो फोर्स होता है बैलेंस फोर्स होता है। अब सुनिएगा, दो टाइप होते हैं फोर्स के, एक बैलेंस फोर्स और एक अनबैलेंस फोर्स। तो पहले बैलेंस फोर्स को समझते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही है उन सभी फोर्सेस का सम 0 है, तो वो जो फोर्स है वो एक बैलेंस फोर्स का एग्जांपल है। दूसरा एक और तरीका बताता हूँ बैलेंस फोर्स को समझने का। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो यूनिफॉर्म मोशन में है या रेस्ट में है, उसके ऊपर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं। अगर वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में ही रखता है और अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसे रेस्ट में ही रहने देता है, तो इस तरीके का फोर्स कौन सी फोर्स कहलाती है? बैलेंस फोर्स। जैसे मान लीजिए एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अर्थ पे लाई कर रहा है। यहाँ पे मान लीजिए अर्थ सरफेस है, अर्थ पे लाई कर रहा है, ये रेस्ट में है। तो इस पे पहले फोर्सेस कौन कौन सी लग रही है? एक इसका वेट। वेट क्या होता है? mg। वेट याद रखिएगा, वेट किसके बराबर होता है? mg। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और इस वेट को बैलेंस जो कर रहा है वो अर्थ, ये अर्थ सरफेस बैलेंस कर रहा है ऊपर डायरेक्शन में, उसे बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन आर। तो यहाँ पे क्या होगा? आर जो है वो बराबर होगा mg, जब तक ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब तक।
इसी तरीके से प्लस का mg इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का mg, तो r माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो, यानी ये दोनों फोर्सेज है इनका सम क्या है जीरो है। तो ये बैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल है। उसी तरीके से यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक फोर्स लगा रहे हैं, अप्लाइड फोर्स है ये F, और इस फोर्स को काउंटर बैलेंस कर रही है फ्रिक्शनल फोर्स, वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगा रहा है यहाँ पे, अर्थ सरफेस फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, और अगर इन दोनों फोर्स का सम क्या है जीरो है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, बैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स वो फोर्सेज होती है अगर सम ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज नॉट जीरो, तो ये किसका एग्जाम्पल है, अनबैलेंस फोर्स का। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे जितनी फोर्सेज लग रही है उसका सम जीरो नहीं होगा, तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, अनबैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल होगा। और दूसरे तरीके से मैं बताता हूँ, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं तो उसके यूनिफॉर्म मोशन वाली स्टेट को चेंज कर दे रही है, या रेस्ट, अगर वो रेस्ट में है उसकी स्टेट को चेंज कर दे रही है, तो वो एग्जाम्पल होता है अनबैलेंस फोर्स का। अनबैलेंस फोर्स देखिए फॉर एग्जांपल पुशिंग और पुलिंग अ टेबल। मान लीजिए जब तक हम किसी टेबल को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, जब तक पुश कर रहे हैं तब तक या पुल कर रहे हैं, तो उस पर जो फोर्स लग रही है वो अनबैलेंस फोर्स लग रही है। अब इसी तरीके से न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ने जा रहे हैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। ये इनएबिलिटी होती है किसी ऑब्जेक्ट की, कि ऑब्जेक्ट को रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रहेगा। वो किसकी वजह से होता है, इनर्शिया की वजह से। मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लीजिए एक फास्ट मूविंग बस है, फास्ट मूविंग बस चल रही है, उसमें पैसेंजर बैठे हैं। जैसे मान लीजिए ये पैसेंजर बैठे हुए हैं फास्ट मूविंग बस में, तो ये जो पैसेंजर है ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए जो ड्राइवर ऑफ दी बस है वो सडनली अप्लाइड ब्रेक करता है, मतलब सडनली ब्रेक को अप्लाई करता है, मतलब मान लीजिए बस के आगे कोई चीज़ आ जाती है, वो अचानक से ब्रेक लगाता है, तो ये जितने भी पैसेंजर होंगे बस के वो आगे की तरफ आके गिरेंगे। किसी के मुंह पे चोट लगेगी, किसी के सर पे भी चोट लग सकती है, कोई गिर भी सकता है। तो ये किसके कारण होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण या इनर्शिया के कारण। अब इसके जो टाइप्स पढ़ेंगे तो हम सारे टाइप्स को एक एक करके देखेंगे, वो अच्छी तरह आपको डिटेल में समझ आएगा। तो ये जो पैसेंजर गिर गए वो किसके कारण गिरे हैं, इनर्शिया के कारण। कि पैसेंजर कह रहे थे कि हम, अब देखो बस मोशन में थी तो पैसेंजर भी किस में थे, मोशन में थे, तो पैसेंजर की बॉडी भी क्या थी, मोशन में थी, तो वो चाह रही थी कि वो मोशन में है तो मोशन में ही रहे। लेकिन ड्राइवर ने सडनली अप्लाइड करी ब्रेक, तो एकदम से ब्रेक को लगाया, तो जिसकी वजह से सारे के सारे पैसेंजर वो कह रहे हैं कि वो चाह रहे थे कि वो मोशन में रहें, तो मोशन में रहने के कारण वो आगे की तरफ गिर गए। अब टाइप्स ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। अब इनर्शिया के और भी एग्जांपल आप यहाँ पे दे सकते हो, जैसे जैसे यहाँ पे मैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया पर बताऊँगा और उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल मैं दूंगा, उसको यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ इनर्शिया में सबसे पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट या टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। आप दोनों में से कोई भी डेफिनेशन दे सकते हैं जो आपको आसान लगे, दोनों का मतलब एक ही है। इसका मतलब है इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, ये टेंडेंसी होती है किसी बॉडी की कि अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहे। इसके अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ, मान लीजिए आप किसी बाइक के पीछे बैठे हैं, आप आराम से बाइक के पीछे बैठे हुए हैं, बाइक अभी रेस्ट में है, और जो सामने चलाने वाला जो आपके आगे जो ड्राइवर है, जो सॉरी बाइक चला रहा है, राइडर जो है वो अनाड़ी है, उसे बाइक चलानी नहीं आती। वो क्या करता है, बाइक स्टार्ट करता है और गियर डाल के एक ही दम से क्लच को छोड़ देता है। तो जो बाइक है वो सामने की तरफ एक्सेलरेट होगी। जब वो बाइक सामने बड़ी तेज़ी से सामने की तरफ एक्सेलरेट होगी तो हम लोग क्या करेंगे, पीछे की तरफ गिर जाएंगे। क्यों, क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि हमारी बॉडी किस में होती है, रेस्ट में, और वो चाहती है कि रेस्ट में ही रहे। लेकिन बाइक अचानक से एक्सेलरेट होती है तेज़ी से, तो हम रेस्ट में रहने के कारण हम पीछे की तरफ गिर जाते हैं। ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कि हम किसी कारपेट को बिटन कर रहे हैं, किसी कारपेट को झाड़ रहे हैं स्टिक से, तो जो कारपेट के अंदर डस्ट है वो समझिएगा, जब हम कारपेट को बिटन करते हैं स्टिक से तो उसके अंदर से डस्ट बाहर आ जाती है। वो क्यों बाहर आती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे ये मान लीजिए कारपेट की पोजीशन है और इसके अंदर डस्ट है,
ये डस्ट क्या चाहती है कि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे, जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में जा रहे। लेकिन जैसे ही हम कारपेट को स्टिक से यहाँ पे बिटन करते हैं, ऐसे ऐसे स्टिक से मारते हैं, तो कारपेट तो पीछे की तरफ चला जाता है, लेकिन जो डस्ट होती है वो कहती इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण, कि वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वो कहाँ गिर जाती है, नीचे गिर जाती है। और भी बहुत एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट के, जैसे पेड़ जो होते हैं, पेड़ से फ्रूट कैसे गिर जाते हैं। जैसे मान लीजिए पेड़ को हम विग्रेसली हिलाते हैं, जैसे मान लीजिए ये पेड़ के एक स्टेम है, यहाँ पे एक मान लीजिए कोई फ्रूट है, हम इस पेड़ को विग्रेसली हिला रहे हैं, तो ये जो फ्रूट है वो किस में रहना चाहता है, रेस्ट में रहना चाहता है। जब ये फ्रूट रेस्ट में रहना चाहता है, तो जब पेड़ को विग्रेसली हिलाते हैं, तो जब ये स्टेम आगे की तरफ जाती है तो ये फ्रूट इधर ही रहना चाहता है, तो एक झटका लगता है, झटका लगने के कारण ये जो फ्रूट होता है वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि फ्रूट इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से रेस्ट में ही रहना चाहता है और इसलिए वो नीचे गिर जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो टाइप है इनर्शिया का वो है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो कहता है, या आप दे सकते हो डेफिनेशन, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन। ये टेंडेंसी होती है किसी बॉडी की कि वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, मोशन वाली स्टेट को चेंज करना नहीं चाहती। अब इनर्शिया ऑफ मोशन के क्या एग्जांपल है, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था, जैसे मान लीजिए मैंने जैसे आपको बताया था कि जो ड्राइवर है, फास्ट मूविंग बस है, एक फास्ट मूविंग बस है, इसके अंदर जो पैसेंजर बैठे हैं वो अचानक से आगे की तरफ गिरेंगे अगर ड्राइवर ऑफ द बस सडनली अप्लाइड द ब्रेक। अगर जो ड्राइवर है फास्ट मूविंग बस का अचानक से ब्रेक लगाता है, क्यों, क्योंकि देखिए ये जो बस है वो मोशन में है और बस के अंदर जो पैसेंजर हैं वो बस से बिल्कुल ही कनेक्टेड है, बस के टच में है, तो वो भी किस में है, मोशन में है। तो ड्राइवर एक ही दम से जब ब्रेक लगाता है तो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण ये जो सारे के सारे पैसेंजर हैं वो आगे की तरफ गिरते हैं। या फिर एक और एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए इसके ऊपर कोई लगेज रखा हुआ है। अब ये बात एक ही है, पैसेंजर के लिए या लगेज के लिए। मान लीजिए बस के ऊपर कोई लगेज रखा है, तो बस चल रही है फास्ट मूविंग बस, तो ये लगेज बांधा नहीं हुआ है, तो एक एकदम से ड्राइवर ब्रेक लगाता है, तो ये जो लगेज है वो आगे की तरफ आके गिरेगा, किसके कारण, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। दूसरा अगला है लास्ट इसका टाइप है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब जिस भी डायरेक्शन में है बॉडी उसी डायरेक्शन में रहना चाहती है, वो क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। जैसे मान लीजिए आप किसी फास्ट मूविंग बस में बैठे हैं। अब फास्ट मूविंग बस में बैठे हैं, यहाँ पे राउंड अबाउट आ गया आगे, तो ड्राइवर ने क्या किया, बिना स्पीड को स्लो करे ये बस ऐसे मोड़ दी। जब बस को मोड़ दी तो हम क्या, हमारे साथ अक्सर होता है, ये जनरल बात है कि हम बस के अंदर एक तरफ को जाने लग जाते हैं, एक साइड को जाने लग जाते हैं। एक साइड को जाने इसलिए लग जाते हैं क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है वो नहीं चाहती कि वो अपनी डायरेक्शन चेंज करे, तो वो जिस डायरेक्शन में होती है उसी डायरेक्शन में रहना चाहती है। लेकिन बस क्या हो जाती है, थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है, इसीलिए से हम एक तरफ से जाने लग जाते हैं, किसके कारण, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण। अब आता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया वो भी बोलते हैं। ये क्या है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये क्या कहता है, ये कहता है इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, इट इज ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट एक्सर्टेड ऑन इट। ये कहता है अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, या यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। कब तक, जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। जैसे मान लीजिए ये एक बॉक्स है, ये यहाँ पे सरफेस पे लाई है, अर्थ सरफेस पे, तो ये बॉक्स है, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, 10 सेकंड बाद भी, 20 सेकंड बाद भी, 1 घंटे बाद भी। कब तक, जब तक इसके ऊपर कोई बाहर की फोर्स हम नहीं लगाते। ये बिल्कुल सही लो है। उसी तरीके से मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, जैसे मान लीजिए कोई यूनिफॉर्म मोशन में चली जा रहा है। अब जब तक इसके रास्ते में कोई चीज़ नहीं आती है, या जब तक ये कोई ब्रेक नहीं लगाता है, या फिर इसके ऊपर जब तक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई नहीं होती है, तब तक ये किस में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है। अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, इसको पढ़ने से पहले हमें मोमेंटम पता होना चाहिए। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी। कहता है किसी बॉडी में कितना मोशन प्रेजेंट है वो मोमेंटम को बताता है।
जो मोमेंटम है उसको पी से डिनोट करते हैं। P इज इक्वल टू एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, मास किसको नापते हैं किलोग्राम में, मीटर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि मोमेंटम के पास एक मैग्नीट्यूड है और पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है, और मोमेंटम के फार्मूले में वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला मोमेंटम क्या है, कितना मोशन है, कितनी मूवमेंट है किसी बॉडी में, वो मोमेंटम को बताता है। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट में है अभी, इसका मास 2 kg है, तो इसका मोमेंटम क्या होगा, अब जब रेस्ट में है तो इसका मोमेंटम का फार्मूला है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास क्या है 2 किलोग्राम, और वेलोसिटी क्या है, रेस्ट में है तो 0 है, तो 2 इंटू 0 0, तो मोमेंटम क्या हो गया 0। अब क्या करते हैं, इसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाइड कर देते हैं, फोर्स अप्लाइड कर देते हैं। तो ये जैसे ही हमने इस पर फोर्स अप्लाइड करी, इसके बाद ये मूव करने लग गया 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो अब इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम होगा मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम मास कितना है 2 किलोग्राम, वेलोसिटी क्या है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड सॉरी। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये मोमेंटम ये हो गया, देखो पहले मोमेंटम 0 था, अब मोमेंटम क्या हो गया 6 हो गया। अब ये जो मोमेंटम पूरा बेसिकली देखेंगे, पहले इसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम 0 था, अब इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम हो गया 6 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये मोमेंटम चेंज हुआ, किसके कारण चेंज हुआ, ये फोर्स लगाने के लिए। ये बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा कि इसका मोमेंटम किसके कारण चेंज हुआ है, फोर्स के कारण। तो यही है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। कहता है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट, एंड मोमेंटम कैन बी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। कहता है कि जो मोमेंटम का टाइम के हिसाब से चेंज होना वो किस पे डिपेंड करता है, फोर्स पे, और मोमेंटम इसी डायरेक्शन में चेंज होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होती है। ये समझ ही आ गया होगा बिल्कुल आपको। जैसे मान लीजिए ये जो मोमेंटम चेंज हुआ इस केस में फोर्स के कारण हुआ, और मोमेंटम इसी डायरेक्शन में चेंज हुआ जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम फार्मूला देखते हैं, इसे न्यूमेरिकली लिखते हैं, डी होता है यहाँ पे चेंज, यानी डी पी बाई डी टी, यानी मोमेंटम का चेंज होना टाइम के चेंज होने के साथ, वो किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स के। तो यहाँ पे डी पी बाई डी टी इज इक्वल, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन हटा के इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट लगाएंगे, तो यहाँ पे हमने कॉन्स्टेंट लगा दिया के, तो डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू एफ। अब देखिएगा यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ इस फार्मूले से, अगर ये यहाँ पे टाइम की वैल्यू बढ़ती है, टाइम बढ़ता है तो फोर्स क्या लगेगी, कम, और अगर टाइम घटता है तो फोर्स क्या लगेगी, ज़्यादा, क्योंकि जो टाइम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। बिल्कुल सिंपल सी बात है, समझ रहे होंगे आप। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं यहाँ पे एक समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए डी को ले लीजिए आप 1 और डी को ले लीजिए भी आप 1, तो एफ यहाँ से क्या हो जाएगा, डी पी ओवर डी टी, यानी 1/1, तो आंसर क्या है 1। अब हम डी की वैल्यू बढ़ा रहे हैं या टी की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, अगर हम टी की वैल्यू को 1 की जगह 2 कर देते हैं, तो ये देखिए 1 की जगह 2 आ गया, तो अब एफ़ की वैल्यू क्या आ गई 0.5, कम होगी एफ़ की वैल्यू। इसी तरीके से टी की वैल्यू हम फिर बढ़ाते हैं, फिर एफ़ की वैल्यू, जैसे मान लीजिए टी की वैल्यू और बढ़ाते हैं, तो ये हो जाएगी टी की वैल्यू 3 कर दी, तो एफ़ की वैल्यू क्या आ गई 0.33। मेरे कहने का मतलब है, जैसे यहाँ पे हम नीचे वाली यानी टी की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो एफ़ की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो मैं वही यहाँ पे आपको समझा रहा था, अगर टी बढ़ेगा तो एफ़ कम होगा, अगर टी कम होगा तो एफ़ बढ़ेगा। तो यही लिखा हुआ है, टी इज इंक्रीजेज एफ इज डिक्रीजेज एंड इट्स वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। अब एप्लीकेशन क्या है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। पहली एप्लीकेशन क्या है, अ क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड वाइल कैचिंग अ क्रिकेट बॉल। कहता है जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए क्रिकेट प्लेयर का हाथ है, ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ से बॉल आ रही है, यहाँ पे इसके हाथ में ये कैच कर रहा है, तो कैच करते वक्त ये हाथ को क्या करेगा, अपने पीछे की तरफ ले जाएगा। इससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये बॉल को यहाँ पकड़ता, तो यहाँ से यहाँ पे आने में जो टाइम लगेगा बॉल को वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू जो, अगर मान लीजिए ये हाथ इधर लेके जाता है, इधर बॉल को कैच करता है, तो यहाँ पे आने में टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा। तो अगर टाइम, ध्यान दीजिएगा, टाइम कम लगेगा तो फोर्स क्या लगेगी, ज़्यादा। तो फोर्स किस पे ज़्यादा लगेगी, क्रिकेट प्लेयर के हाथ पे, जिससे इसको चोट ज़्यादा लगेगी। अगर ये हाथ को अपने पीछे करता है तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा। तो टाइम ज़्यादा लगेगा तो फोर्स क्या लगेगी, कम। तो फोर्स कम लगेगी तो इसका मतलब इसके हाथ पे फोर्स कम लगेगी, तो इसको कैच करने में आसानी होगी, इसको चोट ज़्यादा नहीं लगेगी या चोट ना के बराबर लगेगी। इसी तरीके से एक और एप्लीकेशन है, अ पर्सन विच इज़ फॉल ऑन द सीमेंटेड फ्लोर इज गेट मोर इंजर्ड एज कंपेयर टू द पर्सन विच इज़ फॉल ऑन द हीप ऑफ द सैंड।
कहने का मतलब है कि मान लीजिए एक पर्सन, एक बिल्डिंग है, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग के ऊपर से, ध्यान दीजिएगा बिल्डिंग है ये, बिल्डिंग के ऊपर से एक पर्सन गिरा सीमेंटेड फ्लोर पे, और इसी बिल्डिंग के ऊपर से एक पर्सन गिरा यहाँ पे, ये हीप है सैंड का, यानी रेत का टीला है, इस पे गिरा। तो जो पर्सन सीमेंटेड फ्लोर पे गिरेगा उसको चोट ज़्यादा लगेगी, उसकी हड्डी टूट सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो पर्सन जो सैंड पे गिरेगा उसको चोट काफ़ी कम लगेगी या ना के बराबर लगेगी। अब होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए ये यहाँ से गिरा, तो ये जैसे ही गिरा तो सीमेंटेड फ्लोर पे जैसे गिरा तो सीमेंटेड फ्लोर जो है वो उसी टाइम रिएक्शन करेगा या उसी टाइम फोर्स अप्लाइड करेगा। तो जैसे ही वो सीमेंटेड फ्लोर पे गिरेगा तो उसमें जो मोमेंटम का चेंज होने का जो टाइम इंटरवल है, जैसे ही वो सीमेंटेड फ्लोर पे गिरेगा वो ना के बराबर है या बहुत कम है। तो टाइम ना के बराबर है तो फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो फोर्स बहुत ज़्यादा है तो इस पर्सन को फोर्स क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी, और इसका जो मोमेंटम जो चेंज होगा काफ़ी कम टाइम में होगा, और इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगी, ज़्यादा। तो इसकी बोन्स क्या हो सकती है, फ्रैक्चर हो सकती है, टूट सकती है। लेकिन यही पर्सन जब जो ये दूसरा पर्सन जो हीप ऑफ द सैंड पे गिर रहा है, जो रेत के टिल्ले पे गिर रहा है, तो जैसे ही वो रेत पे गिरेगा तो थोड़ा सा वो अंदर धंसेगा, रेत की वजह से क्या होगा, वो अंदर धंसेगा। तो जब वो रेत के अंदर अंदर धंसेगा तो इस केस में वो जो टाइम इंटरवल है वो बढ़ गया। इधर डायरेक्टली गिरा तो यहाँ पे जो चेंज इन टाइम इंटरवल था, मोमेंटम का चेंज होने का टाइम इंटरवल था, वो ना के बराबर था, इसलिए फोर्स क्या लगी, बहुत ज़्यादा लगी। लेकिन यहाँ पे जब गिरा तो यहाँ पे जो अंदर धंसा उसकी वजह से टाइम इंटरवल क्या हो गया, बढ़ गया, तो फोर्स क्या लगेगी, कम, तो ये क्या हो जाएगा, बच जाएगा या इसको इंजरी बहुत कम होगी। इसी तरीके से इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है, तो आप एप्लीकेशंस इसी तरीके से समझ लेंगे। नेक्स्ट है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, इट इज़ डिफाइंड एज, या इट स्टेट्स दैट फॉर द एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये क्या स्टेट करता है कि हर एक एक्शन के लिए एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल बाउंसिंग बॉल कहता है, जैसे मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है, यहाँ से आपने ऊपर से बॉल गिराई, तो जैसे ही बॉल नीचे को आ रही है, जैसे ही बॉल यहाँ पे टकराएगी तो ये एक्शन होगा। तो जब ये जैसे इस पे टकराएगी तो जो ज़मीन है इसके ऊपर फोर्स लगाएगी और बॉल दोबारा से रीबाउंड हो जाएगी ऊपर, तो ये जो रीबाउंड होगी वो क्या होगा, रिएक्शन होगा। जो एक्शन और रिएक्शन होता है, ध्यान दीजिएगा अभी, फॉर द एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। तो ये नीचे गिरी तो एक्शन हुआ और ये ऊपर गया तो क्या हो गया, रिएक्शन हुआ। इसी तरीके से मान लीजिए एक फ्लाइट मोशन ऑफ द बर्ड है। फ्लाइट मोशन ऑफ द बर्ड क्या है, जैसे मान लीजिए जो बर्ड है वो अपने जो विंग्स है, ध्यान दीजिए विंग्स है, ये बर्ड है जैसे मान लीजिए, तो ये अपने विंग्स जो है वो ऐसे उड़ता है, जब वो तो ये नीचे को फोर्स लगाता है, ध्यान से समझिए, विंग्स को ऐसे फैलाता है और ये एक्शन करता है, नीचे को फोर्स लगाता है ऐसे, और इसके नीचे जो एयर होती है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है, रिएक्शन करती है। तो जो इसकी वजह से ये ऊपर को उड़ता रहता है, ये फ्लाइट मोशन ऑफ द बर्ड हो गया। वैसे ही ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए एक बुलेट एंड गन का केस है, जैसे मान लीजिए गन है, कोई गन है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गन है आपके पास, तो ये जो गन है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ी ड्राइंग ख़राब है, तो गन जो है यहाँ पे, गन से हम बुलेट फायर करते हैं जब, तो जो बुलेट है वो आगे की तरफ गई तो ये एक्शन हुआ, और जो ये गन पीछे की तरफ आई वो क्या हुआ, रिएक्शन। हमारे पास एक और एग्जांपल है यहाँ पे कि मोशन ऑफ द बॉल टुवर्ड्स द अर्थ। जैसे मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है, मान लीजिए ये बॉल को हम अर्थ की तरफ फेंकते हैं या छोड़ते हैं, ऐसी फ्रीली छोड़ते हैं, तो ये बॉल जो है वो अर्थ की तरफ आएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। तो जिस फोर्स से अर्थ बॉल को खींचेगा उसी फोर्स से बॉल भी अर्थ को खींचेगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। लेकिन जो जैसे बॉल यहाँ से यहाँ आएगी तो बॉल के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो हमें दिखाई देगा, लेकिन यानी बॉल हमें अर्थ की तरफ आते हुए दिखाई देगी, लेकिन अर्थ जो है बॉल की तरफ आते हुए दिखाई नहीं देगा। इसका कारण है, जैसे हमें पता है जो एक्सेलरेशन होता है वो फोर्स ओवर मास होता है, तो एक्सेलरेशन बराबर फोर्स, मतलब जितनी फोर्स इधर को लगेगी, यानी जितनी फोर्स से अर्थ बॉल को खींचेगा उतनी ही फोर्स से बॉल अर्थ को खींचेगी, तो फोर्स क्या होगी, कांस्टेंट होगी इसमें। अब बात होगी मास की। मान लीजिए बॉल का मास है वो 100 ग्राम है, मान लीजिए बॉल का मास क्या है, 100 ग्राम, तो ग्राम को अगर हम किलोग्राम बदलते हैं तो ये 1000
से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्लियर सी बात होगी, ये 10 ऊपर चला जाएगा तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर हम अब अर्थ का मोशन देखते हैं, अर्थ की एक्सेलरेशन देखते हैं तो a इज इक्वल टू एफ ओवर एम। तो जो मास ऑफ अर्थ है वो अप्रोक्सीमेटली है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। या इसे और भी अप्रोक्सीमेटली करते हैं तो ये हो जाएगा, इसे मान लीजिए 10 ही कर दीजिए तो ये हो गया 10⁻25 किलोग्राम। यानी f को अब हमने डिवाइड करना है 10⁻25 से, यानी 1 के साथ 25 जीरो। ध्यान दीजिएगा ये कितने जीरो 25 जीरो। तो ये जो या इस केस में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो तकरीबन ना के बराबर आएगी। कितने के बराबर? ना के बराबर ही आएगी। इसीलिए जो अर्थ है वो बॉल की तरफ आते हुए नज़र नहीं आती और बॉल अर्थ की तरफ ना आते हुए नज़र आती है। यानी एक्सेलरेशन जो है वो बॉल का तो पता लग जाता है लेकिन अर्थ का पता नहीं लग पाता। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये चैप्टर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर इसमें से आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसकी दोबारा से वीडियो किसी और तरह एग्जाम्पल से आपको समझा के भेजूँगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।